गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। आप बताइए आप सभी कैसे हैं एक बार। और अभी ना एक एग्जाम हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी जेई का। यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्जाम हुआ है 2018 का। उसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आज करने वाला हूँ। सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल गए हैं मैक्सिमम के, तो मैं आपको बताऊंगा कैसा पेपर रहा है। पेपर इज मॉडरेट, जैसा आता है पिछली बार जो आया था वैसा ही पेपर है। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ बॉक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस काफी इजी हैं। यदि आपने टाइम लगा के बिना गलती क्वेश्चंस किए होंगे तो आपका एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाएंगे। और पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसे हैं। और मेरे पे इसमें से आपके 150 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 5 क्वेश्चंस के आंसर मुझे मैच नहीं हुए हैं जो इन्होंने दे रखे हैं, तो वो मैंने छोड़ दिए हैं। 145 क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन है मैं आपको दूंगा यहाँ पे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बोला गया है, जल्दी करेंगे थोड़ा सा। इन विच द फॉलोइंग मेथड द इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्क्रीट आर एस्टिमेटेड एंड मिक्स विद द बोथ वेट एंड द वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द मिक्स डिजाइन। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आप वेट के अकॉर्डिंगली डिजाइन करते हैं और वॉल्यूम के अंदर। तो आपको पता है जो बैचिंग करते हैं उसके अंदर दो तरह की बैचिंग की जाती है, एक को हम बोलते हैं वॉल्यूम बैचिंग, एक को हम बोलते हैं वेट बैचिंग। तो ये आपको सबको पता ही है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बस डायरेक्टली पूछा नहीं है, इनडायरेक्टली वे में पूछा है, पर आंसर वही है कि बैचिंग हम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया आपसे इन द प्लिंथ एरिया ऑफ द प्रपोज्ड बिल्डिंग, आपको दिया हुआ है प्लिंथ एरिया दिया हुआ है 340 मीटर स्क्वायर। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर इन द, ये आपके पैसे हैं, इतनी कॉस्ट आ रही है बिल्डिंग की। वाज हैविंग द प्लिंथ एरिया ऑफ 1, मतलब क्या बोल रहा है, वो पूछ रहा है कि इतना एरिया था तो इतना पैसा लगा, इतना एरिया होगा तो कितना पैसा लगेगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो सिंपल से आपको पता है कि 135 मैं लेता हूं इसको, 2 जीरो तो साथ में ही है, वो तो आ जाएंगे लास्ट में। और इसको मैं 315 से डिवाइड देता हूं, तो उससे मुझे क्या आ जाएगा, उससे मुझे टोटल आ जाएगा कि कितना पर मीटर स्क्वायर पे कितना मेरा कॉस्ट लगा है। तो 340 पे कितना लगेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 340 से, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट इज इक्वल्स टू, यदि आप इसको करेंगे तो 208859 आंसर है इसका, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, आपको पर मीटर स्क्वायर पे निकाल लेना है और सिंपल सवाल है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एक्यूरेट प्रॉपर्टी फॉर द इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड वो होते हैं जिनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है। तो आपको पता है, आपने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी होगी, इसमें हम बोलते हैं कि भाई P बाय रो प्लस Z प्लस वी स्क्वायर बाय 2G। तो अभी मान लो कि आपकी जो वेलोसिटी है इस इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है ना, यही तो आपकी बर्नौली इक्वेशन होती है। यदि आपकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है तो आपको अपने प्रेशर को कम करना पड़ेगा, या आपकी जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है तो आपको वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा। तभी तो क्या होगा, तभी तो ये जो टर्म है तीनों ये कांस्टेंट रहेंगे। तो वेलोसिटी और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है और ये आपका इनकंप्रेसिबल फ्लो होगा, इसमें डेंसिटी चेंज नहीं होगी लेकिन वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्योंकि इसलिए बढ़ेगा तो इसको आपको अपने आप कम करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। एज पर द आईएस स्पेसिफिकेशन 1068 ऑल द वेस्ट फिटिंग ऑन द बेसिन शैल बी। तो ये पूछ रहा है कि जो वेस्ट फिटिंग बेसिन बनाए जाते हैं जिसमें आपके सैनिटरी वर्क हम करते हैं, बेसिन बनाते हैं, वो किसके बने होते हैं, तो सब आपके क्रोमियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, क्रोमियम के बने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द थ्री फेज डायग्राम में पूछा गया है जो पोरोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको पता है पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स बाय द टोटल वॉल्यूम। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। नेक्स्ट, अब यहां पे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, फिगर बना के दिया है इन्होंने। तो देखो क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मार्किंग एंड मेड अप बाय द हार्डेंड एंड टेम्पर्ड स्टील वायर। ये देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है ना, ये बहुत सारे लोग इसका आंसर ए लगा के आए हैं, बट ए इज नॉट करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो क्या है, ये टिम्बर के पैग हैं, 2 गुट पिला दे पैग, साथिया वाला पैग नहीं है ये आपके टिम्बर के पैग हैं और ये वुड के बने होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं, जो सेकंड वाला ये रेंजिंग रोड है, ये भी आपकी वुड की बनी होती है, रेंजिंग रोड है। जो टेम्पर्ड स्टील के बार से बने होते हैं, स्टील वायर से बने होते हैं, वो ये हैं, जो सी ऑप्शन है वो है, और ये आपको पता है प्लम बोब है, तो सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा इसको स्क्रीन बढ़ा देता हूं मैं। विद द फॉलोइंग रेनॉल्ड्स नंबर इज इंडिकेट द फ्लो इज लैमिना। आपको पता है रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू यदि लेस देन 2000 होगी तो लैमिना फ्लो होगा। तो इसमें से एक ऑप्शन मैच कर रहा है ए, एंड ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, देखो आपसे फिल इन द ब्लैंक इन द करेक्ट ऑप्शन, डैश एंड डैश आर द टू मेजर नेचुरल फोर्सेज। अब देखो यहां पे ना गलती करी हुई बच्चों ने बहुत सारे, जब क्वेश्चन में लिख दिया नेचुरल फोर्सेज हैं, तो क्या इंसेक्ट्स कोई नेचुरल फोर्स है, क्या फंगाई को नेचुरल फोर्स है, क्या फंगाई को नेचुरल फोर्स है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा बी। जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है और जो आपके टिश्यूज का रैप्चर हो जाता है वो आपके नेचुरल फोर्स हो सकता है कि वो विंड की वजह से हो या और भी कोई अफेक्ट हो सकता है, ये सब नेचुरल फोर्स की वजह से होते हैं। तो बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन आपसे बोला गया डिटरमाइन द सिंगल शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द सर्कुलर पिन विद एन एरिया इतना है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे भरे हैं इन्होंने, तो जब
एज पर द क्वेश्चन उसने पूछा है कि सिंगल शेयर कैलकुलेट करो, तो जैसे हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं जो यूनिट के हिसाब से है, वैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो 12 × 10⁻³ क्योंकि न्यूटन में दे रखा है, डिवाइड बाई 115। यहाँ से जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, दैट इक्वल्स टू 104.34 एंड सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, द फॉलोइंग रिलेशनशिप करेक्ट फॉर्मूला फॉर द मिड सेक्शन फॉर्मूला। जो हम मिड सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है? लिखा हुआ है यहाँ पे जो अर्थवर्क है उनको हम मिड सेगमेंट, ये देखो ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम। यहाँ पे यदि आपका मिड सेगमेंट है तो ये वाला एरिया कैलकुलेट करो, फिर ये वाला एरिया कैलकुलेट करो, इसको हम बोलते हैं मिड सेक्शन। तो अर्थवर्क को जो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे वो मिड सेगमेंट एरिया विद द 2 प्राइमरी सेक्शन से कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। साथ में जो मीन डेप्थ है वो हम एरिया ऑफ मिड सेगमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब डेप्थ ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव सेक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है और आंसर हो जाएगा बी, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, व्हिच टर्म इज यूज्ड फॉर द बीम हैज अ मोर देन 2 स्पैन एंड मोर देन 3 सपोर्ट अलोंग। यदि आपके 3 सपोर्ट लगे हुए हैं ना और स्पैन भी आपकी 2 से ज्यादा है, तो यहाँ पे देखो कैंटिलीवर हो नहीं सकता, कैंटिलीवर ये होता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? डी, कंटीन्यूअस बीम की तरह ये बिहेव करेगा। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्ट द एनालिसिस ऑफ रेट्स विल वर्क। जो रेट्स विल वर्क है इन पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो जो आपका एनालिसिस ऑफ रेट है वो आपके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा और अवेलेबिलिटी पे, इन सभी पे डिपेंड करता है। तो तीनों ऑप्शन में डिपेंड करेगा, डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द थियोडाइट। थियोडाइट से क्वेश्चन है, लिखा हुआ आपसे जो पैलेक्स कैन बी रिमूव बाय रिफोकसिंग द आई एंड द ऑब्जेक्ट। आपको पता है जो पैलेक्स एरर होते हैं उनको हम आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस को यदि मैं फोकस करूंगा तो रिमूव कर सकते हैं। थियोडाइट साइज इज स्पेसिफाइड बाय द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ये गलत है क्योंकि आपको पता है थियोडाइट का जो साइज है वो हम हॉरिजॉन्टल सर्कल से कैलकुलेट करते हैं, जो आपकी लोअर प्लेट होती है हॉरिजॉन्टल सर्कल जिसको हम बोलते हैं उससे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या होगा? ए, एंड ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, अब देखो यहाँ पे आईएस कोड पूछ लिया, जो ओपीसी में हम 33, 43, 53 ग्रेड को यूज करते हैं उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, तो वही सिंपल सवाल है, ये कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको पता है देखो जो सबसे बड़ा ग्रेड होगा ना उसके लिए सबसे बड़ा आईएस कोड होगा, तो इनमें सबसे जो बड़ा आईएस कोड है वो किसके लिए है? 12269, तो ए का 2 होगा, ए का 2 होगा, ऑप्शन किसे मैच कर रहा है? ए के मैच कर रहा है, तो सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट राइजर ऑफ इंक्लाइंड फ्लाइट इज टर्म्ड एज। ये पूछ रहा है जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हम यूज करते हैं फर्स्ट और लास्ट राइज में, देखो क्या होता है, ये मेरे पास क्या है? स्टेयरकेस है, ये आपकी स्ट्रिंगर बीम है और यहाँ पे आपने ये राइज ये बनाया, ये क्या है मेरे पास? ये ट्रेड और राइज है। यदि आप इन सबका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेंगे, तो इसी को हम गोइंग बोलते हैं। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है, तो आंसर क्या है? बी, एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं कि क्या आंसर रहेगा इसका। वैसे इसका जो आंसर है वो डेलिब्रेट सर्वे होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, बट सोल्यूशन मेरे पास नहीं है कि वाई ऑल ऑप्शन नहीं होंगे। देखो हैस्टी सर्वे कुछ होता नहीं है, तो हैस्टी सर्वे तो होगा नहीं। लिखा हुआ है आपसे फॉर सर्वेइंग द सोइल स्पेसिफिक मेथड इज यूज्ड फॉर व्हेन एडिक्वेट इक्विपमेंट एंड टाइम अवेलेबल। जब भी आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं, टाइम अवेलेबल होता है, तो हमेशा डेलिब्रेट सर्वे किया जाता है। अब और पता नहीं मुझे इसका आंसर क्या होगा, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द विच ऑफ द कंसीडर बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल्स कहां कौन कौन से होते हैं? देखो क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कॉन्क्रीट और ब्रिक होते हैं, क्ले तो आपको मिलता ही नहीं है मार्केट में। लेकिन देखो क्या होता है, क्ले भी हम यूज करते हैं ना डिफरेंट। मान लो क्या है, आपने ब्रिक बनाया, तो ब्रिक भी किससे बना? क्ले से बना। मिलता क्या है वो आपके डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल्स हैं या नहीं है वो डिपेंड करता है। तो ब्रिक इज ऑल्सो अ मटेरियल एंड द क्ले इज ऑल्सो अ मटेरियल, तो डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 करिए जल्दी। देखो लिखा गया आपसे द करेक्ट एग्जांपल ऑफ बीम इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर फ्रॉम द, पूछा गया इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर आपकी इंटरमीडिएट है, मतलब डीएस इज नॉट इक्वल टू 0। देखो जो आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस बीम है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास जो सपोर्ट है वो ज्यादा है और जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं वो कम होती है हमारे पास। तो यही आपके पास क्या होती है, डीएस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो 3 इन जैक होता है इसमें भी क्या होता है, आप क्राउन पे 0 होता है मूवमेंट, तो इसलिए इसको हम डिटरमिनेट मानते हैं। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 19, विद द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अ स्टील रेनफोर्स आरसी स्ट्रक्चर। ये पूछा है इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। हाई टेंसाइल एब्रेसिव स्ट्रेंथ, ये तो एडवांटेज है। डक्टिलिटी है, ये भी एडवांटेज है। लॉसेस स्ट्रेंथ व्हेन द एक्सपोज टू हाई टेंपरेचर, ठीक है, यही आपके पास क्या है, ये आपका नॉट एन एडवांटेज। लॉसेस स्ट्रेंथ व्हेन एक्सपोज टू हाई टेंपरेचर आपके पास क्या है, अलाउ इजी फैब्रिकेशन, ये हो सकता है कि हम इजी फैब्रिकेशन कर सकते हैं, तो इट इज नॉट डिसएडवांटेज, इज एडवांटेज। बट लॉसेस स्ट्रेंथ रहेगा तो ये आपका डिसएडवांटेज रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है आपसे, एनालाइज द गिवन इमेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताइए कौन सा होगा। देखो यहाँ पे ना ये शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल का मेथड होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो शॉर्ट वॉल तो आपकी यही रहेगी, ये आपके पास ये आपकी लॉन्ग वॉल रहेगी ऐसे की ऐसी।
लेकिन जो शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस है वो यदि मुझे कैलकुलेट करनी है तो देखो ये 0.60 है, तो ये ऊपर से भी आपका 0.60 होगा, और यहां से यदि मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो कितनी होगी, ये आपकी हो जाएगी 4.60 में से यदि आप 1.2 माइनस कर दें, ये 0.60 ऊपर का और 0.60 नीचे का, तो कितना हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 3.4। अब देख लो क्या आंसर है इसका। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आउट टू आउट इज 6.80, गलत है, क्योंकि लॉन्ग वॉल में जो डिस्टेंस आपको दी हुई होती है वही कैलकुलेट होती है, वही सेम की सेम रहती है। अब लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इतना इक्वल्स टू 2.40, ये भी गलत है। टोटल लेंथ ऑफ द फोर वॉल इज 24 मीटर, ये भी बात गलत है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 इंटू 8.6 प्लस 2 इंटू 3.4, ठीक है, ये शॉर्ट वॉल लिखा हुआ है गलत है, जो आपकी टोटल लेंथ होगी वो 24 की होगी, यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो 24 ही आएगा। तो आंसर क्या है, डी, एंड डी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, मास डेंसिटी आपको दी हुई है ऑयल की, और पूछा है आपसे बताओ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं होती है, जो आपके पास डेंसिटी दे रखी है ऑयल की वो, और उसकी जो डेंसिटी होगी वो वाटर पे एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगी वो होता है, दैट इक्वल्स टू 530 दिया हुआ है यहाँ पे, और इसको 1000 से डिवाइड दे दो, आंसर क्या होगा 0.53, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 करो। देखो आपसे डिजाइन द आरसी स्ट्रक्चर मेंबर थ्रू अ लिमिट स्टेट डिजाइन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर ऑल द एलिमेंट लिमिट स्टेट। तो जब हम लिमिट स्टेट पे काम करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास एक डिग्री ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है जो हम लोड में और मटेरियल्स में दोनों में कैलकुलेट करते हैं, साथ में सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है जो आपके डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट, यूनिट मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी एंटर्ड इन द वन शीट। देखो यदि मेरे पास बहुत सारी क्वांटिटी है, उनको हमने एंटर करके वन शीट में लिखा तो उसको हम मेजरमेंट शीट बोलते हैं, ठीक है। और जब आपका ये मेजरमेंट क्वांटिटी सभी क्वांटिटी एक बुक के अंदर होगी तो उसको हम मेजरमेंट बुक बोलेंगे, तो आंसर मेजरमेंट बुक नहीं होगा, मेजरमेंट शीट होगा। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन 24 करेंगे। क्वेश्चन आपसे लगाया करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ अर्थवर्क इन कैनाल्स। यदि कैनाल्स के अंदर आप अर्थवर्क को कैनाल को कैलकुलेट करेंगे तो लिखा हुआ है द कैनाल विद द गिवन टेरेन कैन बी आइदर फुल फिलिंग, फुल कटिंग और पार्ट। देखो बैलेंस करने के लिए हमें करना पड़ता है कि आप जितनी कटिंग करेंगे उतनी आपको फिलिंग करनी पड़ेगी। मान लो आपने यहाँ पे कट करा तो यहाँ पे आपको उतना फिल करना पड़ेगा। तो एम व्हाट अमाउंट ऑफ अर्थ कटिंग प्रैक्टिकली इक्वल टू अमाउंट ऑफ एम्बैंकमेंट, ये आपको पता है कटिंग फिलिंग बराबर होना चाहिए तभी बैलेंस होता है। द एडिशन सरप्लस अमाउंट ऑफ अर्थ इज यूज्ड टू स्पॉइल द बैंक, ठीक है, जो बैंक है उसको स्पॉइल करने के लिए हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं यहाँ पे बैंक पे। तो सारे स्टेटमेंट सही लग रहे हैं तो, और डी इसका आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट करेंगे, विद द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो आपकी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको पता है सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, यदि ऐसा होता तो हमारा जीना ही दुश्वार हो जाता। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, अकॉर्डिंग टू आईएस 453 विद द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर द वन वे स्लैब। आपको पता है कि L/Lx की वैल्यू यदि 2 से बड़ी होगी तो हम क्या बोलेंगे, उसको 1 में बोलेंगे, यदि लेस देन 2 होगी तो फिर आपका 2 वे स्लैब होगा। नेक्स्ट, चूज द एप्रोप्रिएट सर्विस यूनिट फॉर द स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग के लिए जो हम एप्रोप्रिएट यूनिट बनाते हैं वो पर सीट के हिसाब से नहीं बनाते हैं, हम पर मीटर ऑफ स्पैन के साथ बनाते हैं, ठीक है। वैसे तो ये भी सब क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो पर मीटर ऑफ स्पैन होगा। स्पैन के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि रूम कितना बड़ा होना चाहिए, कितनी उसके अंदर शीट होंगी, कितने स्टूडेंट होंगे, वो हम पर मीटर स्पैन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट चलिए, अब देखो ये क्वेश्चन है ना, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि एकड़ क्या होता है, यार्ड क्या होता है, पर आपको एक चीज पता होगी कि एक मील के अंदर 1.60 किलोमीटर होते हैं। देखो 2 का एक इस ऑप्शन में आ रहा है, अरे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है तो वाह भाई वाह, क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आप सोचो कि पेपर हार्ड आया, मैं कैसे याद रखूंगा 1 इंच को, आप उसे पकड़ो जो आपको पता है, बस वही उसे काम बन जाना है आपका। तो आंसर क्या है, ए, और सब आपको पता होना चाहिए। वैसे मील मुझे पता था पहले से तो मैंने लगा दिया आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं, रबर बिटुमन मास्टिक इज यूज फॉर विद द फॉलोइंग पर्पस। जो रबर बिटुमन मास्टिक होते हैं वो हम वाटर प्रूफिंग के लिए भी यूज करते हैं, रिपेयरिंग के लिए यूज करते हैं, उनके अंदर एडिशन भी होता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे एडिशन नहीं होता है, हाँ जी, बिना बिटुमन जहां भी होगा वहां पे एडिशन होना ही होना है, तो डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, विद द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फॉर द ऑन साइट रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन। यदि मुझे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, ठीक है, तो क्या होगा, आप वेस्ट को बर्न मत करो, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को यूज करो, रिसाइकल करो। लेकिन यदि आपने सल्फर डीजल को यूज किया तो उससे तो पोल्यूशन वो बढ़ेगा ना, तो सी इज नॉट रिडक्शन, इससे तो सरप्लस होगी और चीजें। नेक्स्ट करिए, कंजर्व वेट ऑफ द सोइल सैंपल। आपको वेट सोइल का दिया हुआ है कितना, 30, और आपको वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना, 10। आपको पता है कि वेट ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करना होता है, वो आपका वेट ऑफ
वेट ऑफ सोइल में से यदि आप वेट ऑफ वाटर को माइनस कर देंगे तो 30 माइनस के 10 दैट इक्वल्स टू 20। कुछ नहीं है, देखो ये है, फेस रखना पड़ा था आपने। यहाँ पे सॉलिड होते हैं, यहाँ पे आपका वाटर होता है, यहाँ पे आपका एयर होता है, और ये आपका वेट ऑफ सॉलिड, ये आपका वेट ऑफ वाटर, और ये आपका वेट ऑफ एयर। उसमें साफ बोलते हैं वेट ऑफ एयर को आप नेगलेक्ट कर दो, ये 0 हो गया, और इन दोनों को मिला के हम W सोइल बोलते हैं। बस ये है और कुछ नहीं है। तो 20 इसका आंसर, सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फिगर वाले क्वेश्चन दिए इन्होंने पहली बार, मजा ही आ गया है। इमेज रिप्रेजेंट द कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग वो होती है जिसमें एक फुटिंग और कॉलम उसके ऊपर लगे हों। ये तो क्या है, आइसोलेटेड है, ये भी आइसोलेटेड है, ठीक है, ये सारे आइसोलेटेड ऑप्शन है। लेकिन जो आपका डी ऑप्शन है ना, वो आपकी कंबाइंड फुटिंग है, एक फुटिंग उसके ऊपर सारे कॉलम, ठीक है। तो डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपसे, ऑप्शन गिवन द रिलेशन इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस ई है, टोटल स्ट्रेस आपकी एस है, पो वाटर प्रेशर आपका ये है। यही होती है इक्वेशन, आपको पता है सिग्मा इफेक्टिव क्या होते हैं, सिग्मा माइनस के पो वाटर प्रेशर। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर देगा डी, एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following instrument is used to measure the wind speed? Wind speed को मेजर करने के लिए हम एनोमीटर यूज करते हैं, एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सोइल विद द सोइल नेम। आपको पता है जो टेलुअस होता है वो ग्रेविटी के थ्रू होता है, तो 1 का डी होगा। 1 का डी ऑप्शन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है जो लोएस होती है वो विंड होती है, एओलियन सोइल हो गया, लोएस हो गया, वो सब विंड से आता है। तो 2 का सी होगा, 2 का सी इसी ऑप्शन में आ रहा है, एंड ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ तो ऐसे हो जाने हैं। चलो क्वेश्चन 36 करो, क्वेश्चन नंबर 36 करिए। बोला गया आपसे विद द फॉलोइंग मेजरमेंट अंटिल फॉर द वेदरिंग कोर्स। वेदरिंग कोर्स के लिए हम कौन सा मेजरमेंट यूनिट यूज करते हैं, तो हम एसक्यूएम यूज करते हैं। एसक्यूएम कुछ नहीं है, स्क्वायर मीटर की बात चल रही है यहाँ पे, वो हम यूज करते हैं, एंड ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द assumption अंडर द सैम्पसन रूल, द बाउंड्री बिटवीन द बोथ द ऑर्डिनेट्स। देखो जब हम सैम्पसन रूल मानते हैं ना, तो हम जो बाउंड्री मानते हैं वो पैराबोलिक मानते हैं, और उसी के लिए ये बेनिफिशियल होता है। यदि स्ट्रेट होगा या फिर लीनियर होगा तो वहां पे तो हम और कोई रूल को यूज कर सकते हैं, जैसे आपका ट्रेपेजोइडल रूल है। लेकिन यदि पैराबोलिक होंगी, कर्व होंगी, तो उनको यूज नहीं कर सकते, तो पैराबोलिक आर्क इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 करेंगे। लिखा हुआ आपसे माइल्ड स्टील शीट ली हुई है आपको, डायमेंशन आपको दिया हुआ इतना, थिकनेस आपको दी हुई है इतना, वेट पूछा गया आपसे, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। डेंसिटी आपको पता होना चाहिए 77850 है, ठीक है, ये तो होती है, इंटू 1.25, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मीटर में, इंटू 2.5 इंटू 1 इंटू 10⁻³ इसको आप सोल्व कर लो, जहां जो आंसर आएगा यहां से वही क्या होगा, वही आपके पास क्या होगी, दैट इज अ वेट। और कितना वेट हो गया ये आपका आ जाएगा 24.53। ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे, इमेज डिस्क्राइब द शटरिंग। शटरिंग कौन सा, देखो ये जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है ना, ये शटरिंग नहीं है, इसको हम स्कफ फोल्डिंग बोलते हैं, दैट इज अ स्कफ फोल्डिंग। शटरिंग वाला पार्ट देखो कौन सा है इनमें से, वैसे तो शटरिंग वाला पार्ट ये भी होता है, पर यदि आप इसके इनर सर्फेस को देखते तो शटरिंग होता। लेकिन देखो यहाँ पे देखो क्या है, ये कोई कॉलम होगा, इसके ऊपर चारों तरफ से आपने ऐसे फिट कर दिया, इसको हम शटरिंग बोलेंगे, एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 40 करिए। लिखा हुआ है आपसे, आइडेंटिफाई द मिक्सचर यूज इन मिक्सिंग द प्रोसेस विच आर एक्सिस ऑफ मिक्सचर इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड द डिस्चार्ज टेक प्लेस बाय इंसर्टिंग अ शूट एंड इनटू द ड्रम बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ड्रम। जब हम आपके डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो वो टिल्टिंग ड्रम के अंदर करते हैं, एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विद द फॉलोइंग इज अ मेजर कंट्रीब्यूट टू अल्टीमेट फाइनल स्ट्रेंथ। फाइनल स्ट्रेंथ के लिए जो बॉक कंपाउंड सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है वो डाइकैल्शियम सिलिकेट होता है, जिसको हम C2S बोलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 42 करिए। डोर विंडो शटर जो होते हैं उनको मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में, बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, इफ सैंडी सोइल टेस्ट इन द डायरेक्ट शियर टेस्ट, ठीक है, लेटरल फोर्स आपको दिया हुआ है, व्हाट विल बी द लेटरल फोर्स, ओके, एंड द नॉर्मल लोड। आपसे क्या पूछा, देखो टॉ इक्वल्स टू क्या होता है, C प्लस के सिग्मा इंटू 10 होता है ना, यहाँ पे C 0 हो गया क्योंकि सैंडी सोइल है, इसको आप T बाई ए लिख दो, इसको आप N बाई ए लिख दो इंटू 10 हम एरिया सेम मानते हैं, इसमें सेम हो गया। T N मेरे पास कितना है 26 है, और 10 वैल्यू कितनी दे रखी है, 1025 की वैल्यू 0.46, कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा 12.12, एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 करिए। बोल गया आपसे, विद द फॉलोइंग डिटेल आर रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर द वॉल। जो आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक मुझे कैलकुलेट करने किसी वॉल के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल चाहिए, स्टैंडर्ड ब्रिक चाहिए, ओपनिंग चाहिए, लेकिन लेबर की कॉस्ट क्या होगी, आइटम क्या है, प्लांट क्या है, वो सब डिटेल हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ वॉल्यूम, वॉल के बारे में चाहिए सब कुछ,
ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपकी लेबर कॉस्ट आएगी पूरे एस्टिमेशन के अंदर। लेकिन यदि आप ब्रिक को कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक को, तो वहां पे लेबर कॉस्ट नहीं आएगी ना नंबर ऑफ लेबर आएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, माइक्रो ईडीएम प्रोसेस। देखो जो आपके पास 50 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है, एनर्जीज को बना सकता है, वो आपके पास क्या होती है, उसका बोलता है थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड द माइक्रो ईडीएम प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ये नया क्वेश्चन था आपके लिए। क्वेश्चन 46 करिए। डिटरमाइन द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड हैविंग द वॉल्यूम आपको दिया हुआ है और मास, कुछ नहीं निकालना आपको पता है। देखो ये सब क्वेश्चन यूनिट से हो जाने हैं, आपको यूनिट का बनानी है न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसको यूनिट में कन्वर्ट करो पहले। तो W बराबर क्या होता है, m इंटू जी होता है, तो 75 इंटू 9.8 कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 लीटर है इंटू 3 कर दिया। निकाल लो आंसर क्या आ रहा है यहाँ से, तो ये आंसर आएगा डी, एंड डी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The average shear stress for the rectangular section is 20 MPa. Calculate the maximum shear stress. तो जो टो मैक्स होती है रेक्टेंगुलर केस में वो आपकी 3/2 ऑफ टो एवरेज होती है ना, दैट इक्वल्स टू 3/2 एंड टो एवरेज की वैल्यू मेरे पास 20 है, तो आप बताओ आंसर 30 आ गया। ठीक है, ये सब तो आसान सवाल थे। विद फॉलोइंग रिक्वायरमेंट इज अनडिजायरेबल फॉर द गुड ट्रैप। गुड ट्रैप के लिए, ट्रैप मेरे पास क्या होती है, जो घरों में हम यूज करते हैं, गली ट्रैप हो गया, वो सब क्यों करते हैं कि जो भी आपका कूड़ा इकट्ठा हुआ है वो आपके सैनिटरी सिस्टम में ना जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको रोकेंगे। लिखा हुआ है आपसे सिंपल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, पास द एडिक्वेट वाटर सील, इंटरनल एक्सटर्नल सरफेस आर रफ। यदि आपके इंटरनल एक्सटर्नल सरफेस को हम रफ रखेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपके लॉसेस ज्यादा होंगे, इसलिए ये आपकी डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट, लिखा हुआ आपसे जो परसेंटेज ऑफ सिलिका हम यूज करते हैं ब्रिक के अंदर कितनी होती है, 50-60% होती है, एंड ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये रेक्टेंगुलर चैनल आपको दिया हुआ है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर चैनल है, 6 मीटर की वाइड है, 2 मीटर का डीप है, ठीक है। वेलोसिटी आपको दी हुई है 2.58 मीटर पर सेकंड। डिस्चार्ज बराबर क्या है, Q इक्वल्स टू AV। तो A मेरे पास क्या है, 2 × 6 हो गया, और वेलोसिटी मेरे पास हो गया 2.58। निकाल लो आंसर, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 30 कितना रहा, 30.9 आएगा। ठीक है, वैसे ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था ये वाला, कुछ क्वेश्चन तो सही थे इसमें, कुछ तो ऐसे बकवास दे रखे हैं बिल्कुल। चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आर 0। जो आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 होता है, थीटा इक्वल्स टू 0, डेल्टा इक्वल्स टू 0, वो आपके फिक्स सपोर्ट में होता है, एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, देखो आपसे देखो ये क्वेश्चन थोड़े से मतलब अच्छे हैं पर सिंपल है। प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट कोड फॉर प्रैक्टिस, द नंबर ऑफ M15, M25, M30 refers to specified character compressive strength of 150 mm size is a time period of। ये जो आपकी स्ट्रेंथ होती है 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, आपको पता होना चाहिए, एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द बिल्डिंग कोड रिक्वायरमेंट फॉर द स्ट्रक्चर कंक्रीट, मिनिमम ट्रांसफर रेनफोर्समेंट इन द कास्ट प्लेस वॉल। वॉल के लिए जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो 0.20 से लेके 0.25, ये वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में अलग होता है, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है, 0.20 से 0.25% हम यूज करते हैं, एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 57 करेंगे। विद द प्रोसेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट और टेक आउट द स्टोन फ्रॉम द नेचुरल रॉक बेड। जो नेचुरल रॉक बेड से हम आपके पास स्टोन को उठाते हैं उसको हम क्वेरिंग बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, the least accurate method out of the 4 option to carry out the orientation of plane table in the। देखो ऑप्टिकल स्क्वायर जो होता है वो सेट आउट द रेक्टेंगल के लिए यूज करते हैं, तो ये सबसे बेकार क्राइटेरिया, इसको हम यूज ही नहीं करते वैसे तो, पर यदि आप इसको यूज करें तो ओरिएंटेशन खराब आएगा, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी ग्रेड में कौन से आते हैं आपको पता है, M10, M15 और M20 इज अ ऑर्डिनरी ग्रेड, ठीक है, और M25 से लेके M60 आपका स्टैंडर्ड ग्रेड होते हैं, उससे बड़े जो होंगे वो आपके हाई ग्रेड में आएंगे, तो मैं कराया था क्वेश्चन वैसे तो। नेक्स्ट, क्वेश्चन 60 करेंगे। यू विश टू डिटरमाइन द सम डिटेल दैट आर फार ऑफ फ्रॉम द ट्रांजिट स्टेशन विद द फॉलोइंग मेथड इज ट्रैवर्सिंग शुड यू यूज इन सच। ये पूछ रहा है कि सम डिटेल दैट आर फार फ्रॉम द, जो आपका ट्रांजिट स्टेशन है उससे कुछ डिटेल आपकी दूर है, तो आप ट्रैवर्सिंग में इनमें से कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, आप मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट, नहीं, ट्रैवर्सिंग में आप डिस्टेंस मेजरमेंट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप एंगल मेजर करिए, ठीक है, और एंगल से आप डिस्टेंस फिर चैन से तो मेजर कर ही लेंगे बाद में। तो पहले यदि आपको ट्रैवर्स बनाना है तो एंगल मेजर करो, एंगल टू द पॉइंट फ्रॉम द एटलीस्ट 2 स्टेशन से बनाओ, थर्ड पॉइंट अपना आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज सिनेरियो इन व्हिच द सैमसन रूल इज मोस्ट एक्यूरेट। इनमें से कौन सा सिनेरियो में आपका जो सैमसन रूल है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो जब आपकी लाइन स्ट्रेट हो, पैरेलल हो, तो वेरी सिंपल होता है और सबसे ज्यादा एक्यूरेट वही होता है, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question 62. With the following law state that the pressure applied in the confined incompressible fluid transit through liquid without any change in directions.
ये पूछ रहा है कि जो फ्लो कांस्टेंट आपका प्रेशर रहता है हर पॉइंट पे इनकंप्रेसिबल में, कौन सा लो होता है, दैट इज कॉल्ड द पास्कल लो। पास्कल लो ये आपको ये बताता है कि जो प्रेशर रहेगा वो हर पॉइंट पे सेम रहेगा, वो आपकी शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, यदि वो रुका हुआ है तो। विद द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट। यदि आप वाटर को ट्रीट कर रहे हैं तो वहां पे स्किमिंग टैंक का क्या काम, स्किमिंग टैंक में हम क्या करते हैं, आपको पता है ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करते हैं, तो पानी में कहां से आएगा ऑयल एंड ग्रीस, तो सी इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा है तो मैंने इसको डॉट कर दिया है, किसी का हो जाए तो बता देना मुझे, ठीक है, मुझे तो मेरा तो आंसर मैच नहीं कर रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 65 करिए। अब अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन आपको बनाना है तो प्लानिंग क्या रहेगी, सबसे जो पहली प्लानिंग होती है ना वो ट्रिप को बनाना होता है, ठीक है, उससे पहले आप इन्वेंट्रीज को करेंगे। इन्वेंट्रीज मतलब क्या है कि इन्वेंशन करेंगे कि भाई कौन सा ट्रिप बनाना है, क्या ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो पहला काम तो आपके इन्वेंट्रीज का होगा। उसके बाद जो काम है वो ट्रिप का जनरेशन है, और ट्रिप अपने पास जनरेट कर ली तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप मॉडल को स्प्लिट करिए जो आप मॉडल बनाएंगे, फिर ट्रैफिक को असाइनमेंट करिए और फिर आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो ये आपका टोटल प्रोसेस रहेगा, और इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा बी सी, और फिर आपका बी सी के बाद बी सी एफ, तो डी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में जनरेशन होता है, प्लानिंग प्रोसेस में हम इसे ऐसे काम करते हैं। नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द हाईवे ड्रेनेज सिस्टम। जो हम हाईवे में पानी को हाईवे के ऊपर पानी आ जाए उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को यूज करते हैं। तो वाटर कैन बी परकुलेट थ्रू द सबग्रेड, एडजॉइंग लैंड शुड बी, सबग्रेड पे ना जाए पानी भाई, ये तो गलत है, एडजॉइंग लैंड शुड बी इन द लेवल, नहीं नहीं लेवल पे रहेगा तो पानी रुक जाएगा। नो स्पेशल एडजस्टमेंट आर नीडेड फॉर द वाटर लॉगिंग एरिया, ये भी गलत है। द साइड ड्रेन शुड हैव अ सफिशिएंट कैपेसिटी टू लॉन्ग द शेप ऑफ द कैरी अवे ऑल द सरफेस वाटर। जो सरफेस पे पानी है उससे बाहर निकल जाएगा, यदि पानी सरफेस पे रह जाएगा तो फिर स्लिपिंग हो सकती है, आपके जो एडिशन खराब हो सकता है, तो हम साइड से पानी को बाहर निकाल देंगे वहां से। विद द स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द इंस्टेंट लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको हम बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस, और यही हमें कैलकुलेट करनी होती है। वैसे हम करते हैं तो नॉमिनल स्ट्रेस है, लेकिन यदि आप इंस्टेंट लोड पे काम करेंगे तो ट्रू स्ट्रेस कैलकुलेट होगी, एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। There is a failure in the bond of the beam, with the following option would help you enhance the bond strength। यदि आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ खराब है तो आप नंबर ऑफ बार्स को बढ़ा दो, बस उनके सेक्शन को थिन कर दो, क्योंकि यहां से आपकी शेयर स्ट्रेस बढ़ जाएगी, और शेयर स्ट्रेस बढ़ जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेस अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इंक्रीज द थिनर बार विद द मोर इन नंबर, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉल्यूशन इन प्राइमरी लिंक द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो बीओडी क्या होती है, जो आपके ऑर्गेनिक मैटर है पानी के अंदर उनको डिकम्पोज करने के लिए कितना पानी, कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को हम बीओडी बोलते हैं, और ये आपका एक पानी का पोल्यूशन माना जाएगा, एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, विद व्हाट इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द कंक्रीट एंड द स्टील। आपको पता है कि हम कंक्रीट के लिए 1.5 लेते हैं और स्टील के लिए हम 1.15 लेते हैं, क्योंकि स्टील में आपका कंट्रोल अच्छा होता है, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होता है, स्टील का फैक्टर सेफ्टी कम होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एंड डी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the pollution is primarily responsible for the causing the headache and the high blood pressure। देखो इसमें जो आपका नॉइज पोल्यूशन है इससे हेडेक हो सकता है, लेकिन इससे हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है। लेकिन जो आपका एयर पोल्यूशन होता है ना, एयर पोल्यूशन होता है वो आपका क्या करता है, वही आपका हेडेक भी करता है और हाई ब्लड प्रेशर भी करता है। तो उसमें जो आंसर आएगा वो आपका लैंड पोल्यूशन हो सकता है, लैंड पोल्यूशन, या एयर होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन लैंड पोल्यूशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू rail line on the valley surface by performing the cut or fill the earthwork, which of the following situations should have tried to achieve। कटिंग और फिलिंग बराबर होनी चाहिए तभी हम बैलेंस कर पाएंगे, बैलेंसिंग हम तभी कर पाएंगे जब कटिंग फिलिंग बराबर होगी, तो वो आपका सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है, एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में 73 करिए। यू आर द टू फ्लूइड F1 एंड F2 हैविंग द डेंसिटी D1 एंड D2। आपको पता है कि आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर डेंसिटी, ठीक है। तो यदि इनकी D1 की डेंसिटी D2 से बड़ी है तो SV1 इज लेस देन SV2, ठीक है। आपको पता डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो आपको पता डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द पार्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट वेन। ऑब्जेक्ट वेन के अपोजिट में बिल्कुल क्या होता है, प्रिज्म रखा होता है। बहुत सारे लोग लगाएंगे आई वेन, बेटा आई वेन तो उसके सामने होता है ना, इज नॉट द अपोजिट डायरेक्शंस।
तो ऑब्जेक्ट वेन के बिल्कुल अपोजिट होता है आपका प्रिज्म, जिससे हम इसको कैलकुलेट कर पाते हैं कि कहां पे आप पॉइंट को देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 75 करिए। Estimating analysis of rate of the construction, determine the actual cost of the item, finalize the labor contract, find out the quantity of material, know the alternate optimize the resources, से सब यूज करते हैं हम जब भी हम आपके एनालिसिस ऑफ रेट करते हैं। तो डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 करेंगे, सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये देखने में बड़े लगते हैं पर बड़े होते नहीं है। द कॉर्पोरेशन परचेज ए मशीन दैट इज कॉस्ट इतना purchase. The machine is 5-year useful life and suddenly come to an end. The corporation understand that it sell the machine now. It will be able to recover 10% of the purchase price. तो 10% ले रहा है किसका, इसका। ठीक है, बस इसका 10% ही निकाल लो और वही होगा आपका आंसर। कितना हो गया, 3,000 रुपये निकाल पाएगा ये, सैलवेज वैल्यू इसकी 3,000 रुपये रहेगी, 10% ही निकाल पा रहा है परचेज वैल्यू का। तो बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। With the following is not a cause a hot weather concreting. देखो हॉट वेदर रहेगा तो पानी कमी होगी ना, लेकिन यदि आपकी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हुआ तो पानी कमी नहीं होगी। एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 78 करेंगे। द डिजाइन प्रोसीजर फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट दैट आर बेस्ड ऑन द सीबीआर वैल्यू यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड आर अप टू विच द फॉलोइंग। जो लिख रहा है जो फ्लेक्सिबल पेमेंट में आप सीबीआर मेथड को यूज करते हैं, उसमें जो लोड आप लेते हैं वो आपका 30 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सिल पे लेते हैं। एंड ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 79 करेंगे। ये पूछा गया आपसे जो सर्विस टेंशन होता है वो आपका एफ एल होता है, वही न्यूटन मीटर होता है। तो ए इसका आंसर। ऐसा यूनिट फॉर फोर्स ये गलत है, न्यूटन होती है सिर्फ। ऐसा यूनिट फॉर प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, भी गलत। पावर की यूनिट ये नहीं होती है, जूल लेते हैं हम। ठीक है, तो सारी गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास ए। क्वेश्चन 80 करेंगे। Select the correct SI unit for the dynamic viscosity. Dynamic viscosity जो होती है वो आपके पास क्या होती है, म्यू जिसको हम बोलते हैं, वो आपके होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कम अंडर देखा हुआ है फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप इन द टू द टर्बाइन। जो पानी का फ्लो आपके पाइप से टर्बाइन में जाता है उसी को हम हाइड्रोलिक्स बोलते हैं। हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक टर्बाइंस, ये सब क्या होते हैं, सब आपके टर्बाइन के फ्लो को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 करिए। देखो आपसे यू विश टू कैलकुलेट द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू फ्राउड नंबर। फ्राउड नंबर क्या होता है, एफ आर इक्वल टू वी बाई रूट जी वाई। ठीक है, क्रिटिकल की बात करें तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर जी वाई इज इक्वल टू 1। ये पूछा आपसे वाई क्या होगा, तो वाई आपको हो जाएगा वी स्क्वायर बाई जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी। एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सारे लोग इसका आंसर ए लगाएंगे। बेटा फ्रॉड नंबर पूछा है आपसे, फ्रॉड नंबर पे काम करना है फिर आपको। ठीक है, कुछ और नहीं सोचना है। क्वेश्चन 83 करिए। विद द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द कॉन्क्रीट स्केलिंग। जो स्केलिंग होती है कॉन्क्रीट में किसकी वजह से होती है, एक्सपोजर ऑफ द कॉन्क्रीट फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल बिफोर द कॉन्क्रीट गेन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ 27 एम्पीयर। इसकी वजह से हो सकती है जो स्ट्रेंथ आप गेन नहीं कर पाया आपका कॉन्क्रीट, उससे पहले आपकी फ्रीजिंग एंड थॉइंग हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। Which type of material is mainly used in making the insulating tubes, switch blocks and the lamp sockets? तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम प्रोक्लेन्स को यूज करते हैं। एंड सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 करेंगे। With the following type of concrete, the strength is aided by placing the cable, steel rod and the wire in the concrete before it's set. सेट करने से पहले हम इसके अंदर केबल डाल देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को देते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट। एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 करेंगे। Prepare the approximate estimate of the factory building proposed to made up the RCC with the following data point. The total plinth area of the entire building is 120 मीटर स्क्वायर। प्लिंथ एरिया रेट आपको दिया हुआ है इतना। अरे सिंपल है ये तो, पैसे तो निकालना है आपको। कितना पैसा दे रहा है वो पर मीटर स्क्वायर का, ठीक है, तो पर मीटर स्क्वायर का वो 600 रुपये ले रहा है। ये आपको 6,000 रुपये ले रहा है, तो 120 मीटर स्क्वायर का कितना एरिया लेगा, जैसे 6,000। कितना आंसर हो गया, 72 कितना आ रहा है ये ए। एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल सवाल था ये तो। क्वेश्चन 87 करिए। क्रैक कोज ड्यू टू श्रिंकेज इन मैसनरी वॉल कैन बी मिनिमाइज। ये बोल रहा है कि मेरे पास एक मैसनरी वॉल है उसमें क्रैक आ गए हैं, तो कैसे रिमूव करो उसको, रिच सीमेंट यूज करो। यदि आप रिच सीमेंट को यूज करोगे तो वाटर सीमेंट रेशो घटेगा, वाटर सीमेंट रेशो घटेगा तो आपके जो क्रैक है वो कम होंगे। फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्रैक इज मैसनरी कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिलेइंग द प्लास्टर वर्क until the masonry had dried after proper curing,
हैज अंडरगॉन मोस्ट ऑफ इट्स इनिशियल श्रिंकेज। सही बात है, यदि आपने क्यूरिंग अच्छे से दी तो जो इनिशियल पानी का इवेपोरेट होने वाला था वो क्रैक रुक जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट एंड सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 करेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग दैट आर अवेलेबल टू परफॉर्म द प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे के लिए हम सब यूज करते हैं, चाहे आपके पास रेडिएशन मेथड हो, इंटरसेक्शन मेथड हो, ट्रैवर्सिंग हो, रिसेक्शन हो। और वैसे भी यूपी ट्रिपल एससी को प्लेन टेबल से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत क्वेश्चन पूछता है इस पे। तो डी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 89, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इज करेक्ट ऑर्डर टू जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द डिस्पोजिशन। वैसे डिपोजिशन होना चाहिए, वैसे तो डिपोजिशन ऑफ सॉइल। तो जो सॉइल का डिपोजिशन होता है, पहले सबसे पहले क्या होती है, वेदरिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, फिर अपहीलिंग होती है। एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगा कंसीडर एसेट फॉर विच कॉस्ट इज गिवन एज 100 यूनिट्स। ठीक है, टोटल यूजफुल लाइफ इज 3 years एंड द डेप्रिसिएशन कैलकुलेट इज 20 यूनिट। तो 20 यूनिट्स का डेप्रिसिएशन हुआ 3 साल में। मतलब क्या है, यदि मैं कैलकुलेट करूं स्क्रैप वैल्यू को तो 100 यूनिट थी, 20 यूनिट डेप्रिसिएशन पर ईयर पे कैलकुलेट होता है, तो 3 × 20 हो गया है, तो कितना हो गया, 40 बचा है। तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है, 40 है। डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 करिए। सिंपली कॉन्क्रीट बीम की बात कर रहे हैं हम। तो देखो कंपोजिट बीम वो होती है जिनमें दो मटेरियल को साथ में यूज किया गया हो। तो 2 का डी होना है। 2 का डी इस ऑप्शन में भी आ रहा है, इस ऑप्शन में भी आ रहा है, इस ऑप्शन में भी आ रहा है। मर गए जी। चलो रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम की बात करेंगे। तो रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम हम वहां यूज करते हैं जहां ट्रांसवर्स एक्शन लोड की बात चलती है। ठीक है, मतलब क्या है, कॉन्क्रीट और स्टील दोनों साथ में स्ट्रेंथ गेन करा रहे हो। तो फर्स्ट का बी होना है, फर्स्ट का बी एक ऑप्शन में आ रहा है। बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, क्या है मेरे पास, बैंडिंग होगी, शेयरिंग होगा। फिक्स बीम के अंदर क्या होगा, यदि मैं फिक्स बीम की बात करूंगा तो इसके अंदर क्या होगा, ना तो ये रोटेट कर सकता है ना ये मूव कर सकता है। तो वही आपके पास क्या होती है, वही आपकी फिक्स बीम होती है। तो आंसर क्या होगा, ए एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन 92 करेंगे। द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन डस्ट फ्रॉम द सीमेंट, कॉन्क्रीट, सिलिका एंड वुड आर कलेक्टिवली क्लासिफाइड। जो आपके कंस्ट्रक्शन डस्ट आपके आती है वो पर्टिकुलेट मैटर 10 होता है। ठीक है, 2.5 जो हमारे पास होती है वो आपके पॉल्यूशन में होता है, लेकिन यदि आपके कॉन्क्रीट सिलिका में पाया गया तो आपका पीएम 10 होगा, या फॉग में जो होता है वो 2.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 करेंगे। फाइंड आउट द स्पेसिफिक वेट ऑफ द 2 लीटर ऑफ लिक्विड ऑफ 8 न्यूटन। 8 न्यूटन दे रखा है, 2 लीटर का पानी है। अरे ऐसे सवाल दे रखे हैं, बताओ, हद ही कर दी इन्होंने तो। 8 × 10⁻³ तो आंसर क्या होगा, 4000 एंड सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पता नहीं कौन कहता पेपर हार्ड है, मुझे तो लग नहीं रहा पेपर हार्ड ज्यादा है। मतलब अब मुझे तुम गाली दे लो, कुछ दे लो, पर इतना हार्ड भी ना है पेपर। विद द फॉलोइंग ट्यूब वेल इज इनएडिक्वेट फॉर अ वेरी फाइन सैंडी स्ट्रेटा बिकॉज इट इज कोज अ स्किन ओपनिंग आर लाइकली टू बी चॉक्ड। जो आपकी स्किन ओपनिंग है वो चौक हो सकती है, इसलिए हम साथ में क्या लगाते हैं, यहाँ पे वेरी फाइन सैंड लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेनर टाइप ट्यूब वेल। ठीक है, तो बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में 95 करिए। आइडेंटिफाई द मेजर फंक्शन ऑफ थियोडोलाइट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इट इज यूज्ड टू मेजर द बोथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल। थियोडोलाइट क्या मेजर करता है, थियोडोलाइट आपके दोनों एंगल मेजर करता है, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। तो पहला ऑप्शन ही सही है। तो नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ बीम इज फिक्स एट द बोथ द एंड ऑफ द कॉलम एंड बीम। ये पूछ रहा है जो कॉलम और वॉल में किस टाइप की जो बीम है वो फिक्स होती है। हम फिक्स बीम को यूज करते हैं क्योंकि फिक्स बीम से हमें स्ट्रेंथ गेन होती है, इसलिए हम वहां पे फिक्स बीम को यूज करेंगे। अब ये क्वेश्चन में बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को। ठीक है, कि ये जो आपको फिगर दे रखी है क्या दे रखी है, देखो ये ना तो ड्रैग लाइन है, ड्रैग लाइन लंबी सी होती है, उसमें साथ में वायर लगा होता है, वायर नहीं है इसके अंदर, ना ये आपका लोडर है। ठीक है, ये डोजर हो सकता है या बैकहो हो सकता है। अब देखो डोजर में क्या होते हैं, टायर होते हैं, डोजर में टायर भी होते हैं, और ये जो आपके ऐसी पोजीशन है ये भी होती है। ठीक है, जहां पे क्या होगा, हिली एरिया है, वहां पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है, ए और सी में से बैक हो भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर मैं लगाऊंगा यहाँ पे वो मुझे जो लगेगा, क्योंकि देखो क्या होता है, जो डोजर होता है ना उसकी थोड़ी ये जो हाइट है ना ये काफी कम होती है, बैक होए की जो हाइट है वो बड़ी होती है। तो आंसर मैं सी लगाऊंगा, पर आप देख के मुझे बताना कि आंसर क्या है इसका। वैसे मेरे हिसाब से सी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 98। सेट द कन्वेंशनल मेजरमेंट यूनिट फॉर द ब्रिक बैट कोबा। ब्रिक बैट कोबा देखो क्या होता है,
जब आप ब्रिक को ना यूज कर रहे हैं अपने फ्लोर में, पहले आपने पूरे पे क्या करा, पूरे पे प्लास्टर जो मटेरियल है आपका मोटार है वो बिछा दिया, ऊपर से फिर कौन यहाँ पे ब्रिक को ऐसे प्लेस कर दिया, तो उसी ब्रिक को हम क्या बोलते हैं, उसी को ब्रिक को हम बोलते हैं ब्रिक बैट कोबा, और उसको हम क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करते हैं। एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 करेंगे, क्वेश्चन 99। स्पेसिफाई द स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कैरी आउट द ब्रिक वर्क ऑन अ साइट। ब्रिक वर्क यदि मुझे साइड पे कैलकुलेट करना है तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ब्रिक शुड बी कंप्लीटली ड्राई, ड्राई रहेगा तो उसमें क्रैक बन सकते हैं और स्ट्रेंथ भी गेन नहीं कर पाएगा, तो उसको थोड़ा मॉइस्चर करके रखो। नो ब्रिक शैल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द रेन अनलेस स्पेसिफिक एलिमेंट। सही बात है, यदि आपका तो उसमें क्या होगा, जब आपको पता है चफ हो जाते हैं यदि आपने ज्यादा गर्म भी किया या रेनी सीजन हो गया, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ब्रिक को रेनी सीजन में हम कैरिड नहीं करेंगे। फ्रेश सीमेंट मोटार शुड बी यूज विद इन द 24 आवर्स ऑफ द मिक्सिंग, ये बात भी गलत है। सीमेंट मोटार को हमें 10 घंटे से पहले ही, जब तक वो इनिशियल सेट के ना हो जाए तब तक हमें इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, विद इन 10 आवर्स लिखेंगे तो ज्यादा सही रहता। तो आंसर क्या है इसका, बी आंसर सही रहेगा, एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 100 करिए। When the life of building is over, the demolished material like a steel, brick, etc. will be retrieved at certain value। मतलब क्या है, डिमोलाइज हो गई है मटेरियल, उसके बाद जो वैल्यू बची हुई है स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, तो ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए फाइन ग्रेन सोइल व्हेन द परसेंटेज ऑफ सोइल इज रिटेन इन 70, ये आपकी 75 माइक्रोन की सीव है, ये आपकी 4.75 mm की सीव है। इससे ज्यादा 50% गया तो आपका फाइन होगा, ऊपर रिटेन हो गया तो फिर आपका ग्रेवल होगा। तो फाइन ग्रेन व्हेन द परसेंटेज ऑफ सोइल रिटेन ऑन 75 माइक्रोन सीव इज लेस देन होना चाहिए, लेस देन, और यहां पे ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी आंसर आ पाएगा। तो आंसर क्या है, बी, एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 करेंगे। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेनफोर्स ब्रिक वर्क अकॉर्डिंग टू आईएस कोड इतना, कोड ऑफ प्रैक्टिस कंस्ट्रक्ट द आरबी और आरपीसी फ्लोर एंड रूफ। ठीक है, ऑल ब्रिक शैल बी थोरोली। अब देखो इस क्वेश्चन में ना मुझे पता नहीं क्या आंसर है, लेकिन मैं देखता हूं इनमें से आंसर कौन सा नहीं हो सकता। चलो पहले ऑप्शन देखो, सी देखो पहले ऑप्शन, द मोटार शैल हैव अ मिक्स ऑफ 1:3 पार्ट ऑफ फ्रेश पोर्टलैंड एंड द पार्ट ऑफ द कोर्स सैंड। ये बात गलत है, जब भी हम मोटार का मिक्स बनाते हैं सैंड के साथ तो 1:3 का प्रपोर्शन यूज करते हैं, तो सी ऑप्शन तो गलत है। सी ऑप्शन गलत हो गया, तो ये वाला गलत हो गया और आपका ये गलत हो गया। अब जरा देखो, अब ऑप्शन डी को देखो, द रोड शुड बी कैप्ड इन टच विद द ब्रिक। तो जो हम रोड को यूज करेंगे वो आपके ब्रिक को टच करना चाहिए, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा कवर तो यूज करना पड़ेगा मिनिमम 25 mm का, तभी आप आरबीसी और आरबी फ्लोर में लगा सकते हैं, तो कवर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो डी ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन गलत है तो ये भी गलत है, तो आंसर क्या होगा, ए। तो आप इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड से इसको कर सकते थे, यदि नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा हो सकता था ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 करिए। चूज द सुटेबल सर्विस यूनिट फॉर द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के लिए जो हम यूज करते हैं वो पर पैड पे यूज करते हैं, एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन अ प्लेन सर्विंग व्हिच कंसिस्ट ऑफ द फ्लैट बेस ट्यूब विद अ स्मॉल बबल। आपको पता है बबल बीच में रखी होती है, और ये आपके पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द स्पिरिट लेवल। जब भी आपका वर्टिकल, आपकी जो पोर्शन है वर्टिकल वो ट्रूली वर्टिकल होगी और हॉरिजॉन्टल पोर्शन ट्रूली हॉरिजॉन्टल होगी, तो स्पिरिट लेवल को यूज करेंगे, एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 105 करिए। चूज अ टाइप ऑफ फ्लूम विच आर डिजाइन टू फॉर्म अ हार्डली जंप ऑन द डाउन स्ट्रीम। देखो जो स्टैंडिंग वेव फ्लूम होता है ना, इसको हम क्रिटिकल फ्लूम भी बोलते हैं। ये क्या होता है, यही हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि इस वाले पॉइंट पे जहां पे आपका थ्रोट होगा वहां पे वाई क्रिटिकल होगा, और यहां पे जाके आपकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, और आपको पता है जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो फ्रॉड नंबर बढ़ेगा, 1 से बड़ा होगा तो सुपर क्रिटिकल फ्लो बनेगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो बनेगा तो आपको पता है कि वहां पे हार्डली जंप बनेगा इन द डाउनस्ट्रीम कंडीशंस। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडिंग वेव फ्लो। क्वेश्चन 106 करिए। यूज द डिजायरेबल वाटर सीमेंट रेशियो इफेक्टिव इकोनॉमिकल एप्रोप्रिएट। देखो यदि आपने वाटर सीमेंट रेशियो इफेक्टिवली यूज किया तो आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है, सीमेंट की स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आपकी बढ़ जाएगी, एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, Consider the following situation where the failure occurs in the object when the lap area आपको जो है 6 मीटर स्क्वायर, the average shear strength आपको दी है 2, the applied force आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है कि जो स्ट्रेस होती है वो आपका फोर्स बाय एरिया होती है ना,
यदि मैं क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखूं तो यदि आपको स्ट्रेंथ वैल्यू 2 दे रखी है तो आप यहां से फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, एज्यूम द अप्लाइड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 16, ठीक है, और आपको लैप एरिया दे रखा है 4, एवरेज स्ट्रेस पूछ रहा है, टो ही पूछ रहा है, तो टो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। सिंपल सवाल थे वैसे तो ये, बस समझना था बस क्या पूछ रहा है इसमें। नेक्स्ट 109, विद द फॉलोइंग डन इज टू इंप्रूव द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यदि मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करूं तो इनमें से कौन सी मेटल रोड कैन बी एडेड, हाँ जी कर सकते हैं, वायर को कर सकते हैं, मैश को, इन सबसे क्या होता है डक्टिलिटी इंक्रीज होती है, तो डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में 1110 करेंगे। वाटर सीमेंट रेशियो आपको दे रखा है कितना 0.6, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आपको दे रखा है, अच्छा आपको सीमेंट का वेट दे रखा है, ठीक है, दिस इज 0.6 इंटू 80, कितना हो जाएगा ये 48 हो जाएगा, ये आपका वेट ऑफ वाटर होगा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू अमाउंट ऑफ वाटर, दिस इज 48, वाटर सीमेंट रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 करो। ए माइल्ड स्टील फ्लैट आपको दिया हुआ है 175 mm वाइड, 10 mm थिक एंड 4 मीटर लॉन्ग, इट्स कैरी एक्सियल लोड ऑफ इतना, डिटरमाइन द स्ट्रेस। तो जब आपकी स्ट्रेस डेवलप होगी तो सिग्मा इक्वल्स टू पी, ए मेरे पास क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये वाला एरिया, तो आपको वाइड दे रखा है और डैप दे रखी है, तो ये आपका 23.5 इंटू 10⁻³ कर दिया मैंने इसको। एरिया कितना सा लूंगा, ये लूंगा एरिया में, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया पे काम करते हैं। 175 जब हम एक्सियल स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 10 mm हो गया, तो कितना आ गया, दिस इक्वल्स टू 13.42। तो आंसर इज, देखो इतने का रखा है इसने, देखो क्या कर रहा है 4.5 कर दिया, बेटा क्यों लेंगे लेंथ, सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए क्वेश्चन नंबर 112, फाइंड द लिस्ट ऑफ द वेराइटीज। आपको अंडर कंसोलिडेट सोइल दिया हुआ है, आपको नॉर्मली कंसोलिडेट दिया हुआ है, प्री कंसोलिडेशन, विद ऑफ दीज आर कंप्लीटली कंसोलिडेट। जो आपकी कंप्लीटली कंसोलिडेट नहीं होती है उसको हम अंडर कंसोलिडेट बोलते हैं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो होने वाला नहीं है, फर्स्ट नहीं होगा तो ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं नॉर्मली कंसोलिडेशन में क्या होता है कि जो आपकी अभी की स्ट्रेस है वो ज्यादा है और आपकी पहले की जो स्ट्रेस थी वो कम थी, और प्री कंसोलिडेशन में भी क्या होता है जो स्ट्रेस आपकी ज्यादा है आपकी प्रीवियस हिस्ट्री से, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, इन दोनों केस में क्या हो सकता है कि जो आपकी स्ट्रेस है वो कंप्लीटली कंसोलिडेट है ओवरबर्डन स्ट्रेस के लिए, तो फर्स्ट है सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 113 करिए। 113, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डन कॉन्क्रीट। यदि मैं हार्डन कॉन्क्रीट की बात करूं तो जो नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है वो इतनी होती है, बिल्कुल सही बात है। द डेंसर द कॉन्क्रीट लेसर इट्स परफॉर्मेंस, लेसर नहीं होगी बेटर होगी इसकी, बेटर परफॉर्मेंस एंड ग्रेटर द ड्यूरेबिलिटी, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर क्या है सी, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट करिए, आइडेंटिफाई द मार्क कंपोनेंट इन द प्रिज्मेटिक कंपास। वैसे तो दिख नहीं रहा है इसमें क्या मार्क है इसमें, लेकिन जो मार्क है ना ये क्या लग रहा है देखने में, ये आपका प्रिज्म सा लग रहा है देखने में, वैसे तो दिख तो साफ रहा नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे होगा, देख रहे होंगे आप साइटिंग, और दैट इज योर प्रिज्म, यहाँ पे ऐसे लगा होगा प्रिज्म, तो प्रिज्म विद द साइटिक स्लिट होगा, एंड ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, select the correct formula for calculating the volume of earth by the mid section formula। मिड सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा एरिया ऑफ मिड सेक्शन है और डिस्टेंस टू सेक्शन है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल रिक्वायर द फ्रीक्वेंट इरिगेशन। सैंडी जो सॉइल होती है उसमें इरिगेशन हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होता है फ्रीक्वेंटली, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज्यादा होता है, बाबा पानी बह जाएगा, इसलिए हमें सैंड पे यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 117, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज प्रिस्क्राइब्ड टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट बार। आपको पता है टीएमटी होती है, एसडी बार होती है, एसटीएमटी कुछ होता नहीं है, टीयूआर बार भी हम यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है इसके अंदर कोरोजन ज्यादा होता है, कोरोजन ज्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर क्लोराइड कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, क्लोराइड कंटेंट बहुत हाई होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 118 करिए, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट एडवांटेज यूज इन द प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे हम कभी भी लार्ज वर्क के लिए यूज नहीं करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। मोर रैपिड लेस कॉस्टली, सही बात है। चांस ऑफ गेटिंग ओमिशन, क्योंकि इसके अंदर हम प्लॉटिंग और साइडिंग साथ में करते हैं, तो ओमिशन होने के चांसेस तो काफी कम रहेंगे, कोई भी चीजें आपकी चूक नहीं होगी कुछ भी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा सी, एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, कोबल का साइज सबसे बड़ा होगा,
ये रहा। और बाउल का साइज क्या होता है, जो आपका 300 mm से बड़ा होता है वो आपका बाउल होता है, ये आपको पता है पहले से, पूरी टेबल मैंने आपको बनवाई थी। तो कोबल साइज डी का 1 होना चाहिए, डी का 1 एक ऑप्शन में आ रहा है, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन तो आप देखते मारोगे वैसे, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया। क्वेश्चन 119, द क्रिटिकल एंगल रिपोज इज द स्टीपेस्ट एंगल ऑफ अ डिप विच इज एक्सपोज फेस टू द सोइल मेक रिलेटिव विद द, ये आपका एंगल ऑफ रिपोज होता है जो आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन से बनता है, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच सर्वे मेथड इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे के अंदर हम राइसफल मेथड यूज नहीं करते हैं, ये हम लेवलिंग में करते हैं, आपको पता होना चाहिए, एंड डी इज आंसर फॉर, डी इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट करिए, parallelism is the principle used in dash state that all the rain drawn through the various details should pass through the survey station। इसी को हम प्लेन टेबल सर्वे में यूज करते हैं इन द केस ऑफ रेडिएशन। जो पैरेललिज्म है, ऑल पॉइंटों को एक पॉइंट पे रेस को डालते हैं। इन द केस ऑफ रेडिएशन मेथड हम ऐसा ही काम करते हैं, जिससे हमारा जो पॉइंट है वो आपको दिख जाएगी कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। ये तो प्लेन टेबल सर्वे में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 करिए, यू हैव ब्रेक टेस्ट वेयर यूर स्पीड ऑफ, आपको दी हुई है, कितनी स्पीड दी हुई है, 18 किलोमीटर पर आवर। When you have applied the brake, the skid mark आपको दिया है 5 मीटर, ठीक है। What would be the magnitude of skid resistance? Skid resistance जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं velocity divided by 2g into skid mark। ये आपको दिया हुआ है 18 into 5/18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जी की वैल्यू आपको 10 रखनी है, स्किड मार्क आपका 5 का है, तो कितना आ रहा है, ये 0.25 आएगा, एंड डी इज आंसर फॉर दिस। आपको पता भी है वैसे कि जो स्किड रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.34 0.25 होगी। ये ना ये ऑप्शन हो सकता, ना ये ऑप्शन हो सकता, तो ये इन दोनों में से एक हो सकता है, ऐसे भी आप सोच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 करेंगे, द वैल्यू ऑफ डिजाइन विंड स्पीड आपको दी हुई है इतनी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द डिजाइंड विंड प्रेशर। तो विंड प्रेशर क्या होता है, 0.6 VZ² के बराबर होता है, 0.6, और ये आपको दिया 35.2 का स्क्वायर, that equals to 743.42, and B is answer for this question। 125 करेंगे, वेल ग्रेड ग्रेवल, इसको उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। लिखते तो ऐसे हैं भाई, ये क्या है मेरे पास, वेल ग्रेड ग्रेवल है, लिखेंगे कैसे, इसको उल्टा लिखेंगे, पहले ग्रेवल लिखेंगे और फिर आपका वेल लिखेंगे। तो GW ए का 2 होना है, ए का 2 किस ऑप्शन में आ रहा है, ए के ऑप्शन में आ रहा है, तो और भी सिंपल हो गया, तो ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next, you have given 1 meter cube of wet soil, the weight is 30 kilonewton, dry weight आपको दिया 25, you have determined the water content। water content क्या होता है, weight of water by the weight of solid, मतलब dry weight, और पहले कितना था आपके पास, 30 था, फिर आपका 25 हो गया, तो weight of water कितना हो गया, 5 हो गया, weight of solid कितना हो गया, 25, कैलकुलेट कर लो इसको, 5/25 कितना हो गया है, 20% हो गया, एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल है ना, सिंपल है वैसे तो ये क्वेश्चन अच्छा है, और इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है आपको, जो अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन 127। इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यू हैव बीन टोल्ड टू चेक द फिकल कोलिफॉर्म लेवल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्ट रीजन बिहाइंड द मॉनिटरिंग द दिस लेवल। जो हम कोलिफॉर्म यूज करते हैं ना, ई कोली, बी कोली, कोलिफॉर्म्स, ये क्या होते हैं, ये लैक्टोज के फर्मेंटर होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये डिसीज कोज नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है, इनकी एब्सेंस, इनकी प्रेजेंस आपके पानी के अंदर जो डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया हैं, जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, उनके बारे में बताता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक कोरिलेशन है दोनों के बीच में। देखो डिसीज इन द ह्यूमन नहीं, ये कभी भी डिसीज को नहीं बनाते हैं, पैथोजेंस कभी कम नहीं होंगे इससे। दिस इज कोरिलेशन बिटवीन द फिजिकल कोलिफॉर्म एंड द लेवल ऑफ नाइट्रेट इन द वाटर, ठीक है। तो क्या होता है, ये कोरिलेशन बिटवीन द फीकल कोलिफॉर्म काउंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्रैक्टिंग डिसीज फ्रॉम द वाटर, जो पानी से डिसीज हो सकती है उनके बीच में रिलेशन बनाता है। क्योंकि देखो क्या होता है, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की जो लाइफ होती है वो बहुत बड़ी होती है, यदि पानी के अंदर ये पाया गया तो हो सकता है कि कोलिफॉर्म बैक्टीरिया रहेंगे, यदि पानी के अंदर ये नहीं पाया गया तो हम कह सकते हैं कि पैथोजेंस तो आपके पानी के अंदर होंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है वो काफी शॉर्ट होती है। नेक्स्ट, आप ये तो सिंपल है, E प्लस के F इक्वल्स टू क्या होता है, V²/127 इंटू R, लगा दो आंसर क्या है इसका, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे F इधर चला गया, A इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 129 करेंगे, consider the wall with the length and the height given is 10 feet and 10 feet respectively. The thickness of wall आपको दी हुई है 100 mm. Calculate the volume
एक्सप्रेस इन क्यूबिक, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है आपको, थिकनेस भी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है, लेंथ भी दे रखी है, आपके बच्चे की जान लोगे क्या? 10 × 10 इसमें कन्वर्ट करना है, mm में कन्वर्ट करना है क्या? यूनिट यूजिंग द डाटा, अच्छा mm में कैलकुलेट करना है, ठीक। अच्छा क्यूबिक फीट में कैलकुलेट करना है, सही है। फिर तो ये 200 था, इसको आपने फीट में कन्वर्ट कर लिया, 0.0032 कर लिया। यहां से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। 1 2 3 4, तो ये तो गया सारा 64 ही आंसर आ गया। 64 आंसर आना चाहिए वैसे, तो आंसर क्या होगा फिर? 66 होगा, एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 130 करिए। Which of the name of the building material which is used for the construction that hardened, sat, adhere to the material? आपको पता है जो सीमेंट होता है उसके अंदर कोहेजन एडिशंस होते हैं और वही आपके सारे मटेरियल्स को बांध के रखता है, तो दैट इज द सीमेंट। यदि आपकी जो लिक्विड लिमिट है वो 50% ज्यादा होती है तो उसको हम हाई प्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई प्लास्टिक। ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, you have a saturated sand sample and you have measured the undrained shear strength। UU टेस्ट कर सकते हैं हम, वो आपका ट्राइक्सियल टेस्ट कर सकते हैं, तो ट्राइक्सियल shear टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट नहीं करते क्योंकि यहाँ पे C की वैल्यू 0 हो रही है, और अनकन्फाइंड में आपकी C की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। तो UU टेस्ट में फिर हम ट्राइक्सियल टेस्ट पे काम कर सकते हैं। वेन शेयर में तो हम UU कर नहीं सकते, तो हम ट्राइक्सियल टेस्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन 133 का मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है। अब आप ये 3-4 सवाल हैं जिनका आंसर मैच नहीं कर रहा है, जिनका आंसर मैच नहीं कर रहा है वो मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है। जो मुझसे हो जाएंगे मैं वो कर दूंगा। क्वेश्चन आपको लगाया है, यू हैव अ कंटेनर फिल्ड विद अ फ्लूइड अप टू अ मार्क ऑफ 2 लीटर, ठीक है। द वेट ऑफ फ्लूइड आपको दिया हुआ है 6.2 न्यूटन। व्हाट वुड बी द स्पेसिफिक वेट? स्पेसिफिक वेट यदि मुझे कैलकुलेट करना होता है तो वो रो इंटू जी होगा, ठीक है। अब मुझे स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है तो 6.2 न्यूटन मेरे पास वो है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, और किसमें करना है? किलोमीटर में, तो टाइम वाइज के 3 कर दिया मैंने, और 2 × टाइम वाइज के 3 मेरे पास ये है, न्यूटन में दे रखी है वैल्यू, तो फिर ये इसको हम गामा मानेंगे, फिर गामा इंटू जी, ठीक है। तो 6.2 × टाइम वाइज के 3 डिवाइड बाय 2 × मास के 3 कर दिया मैंने इसको, इससे कट जाएगा, कितना आ रहा है? ये 3.1 आ रहा है, 3.1 किलोमीटर। तो आंसर क्या है इसका? बी, एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एंकरेज वैल्यू ऑफ 45 डिग्री बैंड एंड द 90 डिग्री बैंड। आपको पता है 45 डिग्री के बैंड के अंदर क्या होगा? जो एंकरेज वैल्यू होगी 45 इंटू 4 × 25 लेते हैं, वैसे तो 4 लगाते हैं ना, हर 45 डिग्री के एंगल पे 4 लगाएंगे। तो 45 में हम क्या करेंगे? 4 × 25 mm का डायमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 100 mm, और 90 डिग्री के बैंड पे कितना लगाएंगे? इसका 8 लगाएंगे, और वो भी आपका कितना? 25 mm का बनाया, दैट इक्वल्स टू 200। तो 100 × 200 यूज करेंगे, मतलब हर 45 डिग्री के एंगल पे हम 4 बार को यूज करेंगे। नेक्स्ट, the proportion of total trip between any two zones that can be shared between the private vehicles and public transport system is determined by the। हम ट्रिप जनरेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी आपकी ट्रिप हुई, कहां पे आप रुके, कहां पे आप चले, ये सब हम यूज कर सकते हैं। मिनिमम साइज ऑफ आरसी कॉलम जो हम यूज करते हैं वो 9 इंच यूज करते हैं, 9 इंच इंटू 9 इंच हम यूज करते हैं। ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यदि कैरी ऑफ फैक्टर यूज करें, कैरी ऑफ फैक्टर क्या होता है? यदि आपका फिक्स है और ये आपका यहाँ पे भी फिक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो मूवमेंट है ये आपका ट्रांसफर होता है इसका आधा। यदि कहीं पे आपका हिंज आ जाएगा तो फिर आपका ये फैक्ट जो आपका कैरी और मूवमेंट होगा वो आपका 0 होगा। तो डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, कंसीडर गिवन स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द रेशियो, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो को वैसे तो हम बाय वेट लिखते हैं, बट थर्ड और फोर्थ दोनों हो सकते हैं वैसे तो ऑप्शन, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। लेकिन यदि मैं स्टैंडर्ड बुक की बात करूंगा तो उन्होंने वेट में ही कैलकुलेट किया है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका फोर्थ होना चाहिए। यदि ऑप्शन सिंगल फोर्थ दे रखा है तो फिर फोर्थ ही होगा। तो ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वैसे हम वॉल्यूम में और वेट में दोनों लिखते हैं, लेकिन वेट आपका ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है। नेम ऑफ द डिवाइस व्हिच मेजर द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट। यदि मुझे 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर को कैलकुलेट करना है तो हम डिफरेंशियल मैनोमीटर को यूज करेंगे, एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, बात करते हैं बैकफिलिंग की, कि लिखा हुआ है आपसे
व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ बैक फिलिंग? बैक फिलिंग के लिए जो हम यूज करते हैं वो आपका मीटर क्यूब यूज करते हैं, एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये हम पे नहीं हुआ है, चलिए माफी चाहते हैं, हो जाएगा इसी पे तो हम बता देना भाई। क्वेश्चन 143 में करवा देता हूं। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए हाईवे हैविंग द विड्थ फॉर्मेशन W, ये आपका विड्थ दे रखी है W, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट H, ये आपका हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट H है, ठीक है। हैविंग ए नो ट्रांसफर स्लोप विथ, अच्छा, हैविंग y/1, अच्छा ठीक है, ये आपका स्लोप है y/1 का, ये आपका स्लोप है y/1 का। कुछ नहीं, इसका एरिया कैलकुलेट कर दो, W इंटू एच प्लस 1/2 प्लस इंटू 2 इंटू वाई एच स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा WH प्लस वाई एच स्क्वायर, ये कैलकुलेट कर लिया मैंने, ठीक है, कुछ नहीं करा। और तो आंसर क्या होगा इसका? ट्रेपेजोइडल का जो मेथड है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका सम डिवाइड बाय y/2 इंटू एच कर सकते हैं, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा C, एंड C इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन 144, फिर गलती, इसमें मेरा एक आंसर मैच नहीं कर रहा है कि पहले वेट ऑफ स्टील रोड कैलकुलेट करेंगे या पहले हम आपके वॉल्यूम ऑफ ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो मुझे इसमें थोड़ी दिक्कत है, आई डोंट नो, बट जिसको पता हो तो बता देना मुझे। नेक्स्ट, you have to estimate the plinth area of an apartment with the following should not be included in the calculation। तो जो काउंट्री यार्ड का एरिया है, कोर्ट यार्ड का जो एरिया होता है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं जब भी हम आपके प्लिंथ एरिया एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट 146 करेंगे। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर द सर्कुलर प्लेट। आपको पता है सर्कुलर प्लेट के अंदर जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो रो जी इंटू ए एच बार से कैलकुलेट करते हैं। रो कितना आपको दिया हुआ है 9.81 मान लेता हूं मैं, इंटू 10⁻³ कर देते हैं, ओके, और जी आपका हो गया, रो मैंने 10⁻³ कर दिया, π/4 इंटू डायमीटर कितना है 2.5 का स्क्वायर इंटू विद द सेंटर आपको 4 मीटर दे रखा है, बस यहीं से कैलकुलेट करके बता दो आंसर कितना है। यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 192.618 आएगा, दैट इज डी, एंड डी इज कैलकुलेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान जो आपका हुआ था वो 1961 से 1981 के बीच में हुआ था, और ये आपका बॉम्बे प्लेन था जिसमें सबसे पहले एक्सप्रेस वे की बात की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन 148 करिए। अब बात करेंगे मेटल बॉक्स जो आपके पास रहेगा, वो आप करेगा कि हम जो मेटल बॉक्स यूज करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में उसलिए करते हैं जिससे कोई डस्ट ना आए, तो फर्स्ट का बी इस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें आ रहा है। बात करते हैं पायोवेट। पायोवेट जो हम यूज करते हैं इट इज अ सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, जो पायोवेट रहेगा वो सेंटर पे होगा जहां पे आपका जॉयल बियरिंग होगी, ठीक है, तो पायोवेट इज सेंट्रली लोकेटेड पार्ट होता है, तो 2 का सी होगा, 2 का सी ऑप्शन में आ रहा है, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लिफ्टिंग पिन क्या होती है? प्रोवाइड द राइट बिलो द साइटिंग वेन। और मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? हार्ट ऑफ द कंपास, ये आपको पता होना चाहिए, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 149 करेंगे। इफ द एम्बिएंट टेम्परेचर इज हायर देन द कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, मतलब क्या है, एम जो आपका टीएम है वो आपके टीएस से ज्यादा है, यदि टीएम आपके टीएस से ज्यादा है तो आपका जो करेक्शन है वो पॉजिटिव है, करेक्शन पॉजिटिव है, दैट मींस क्या हुआ, करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? करेक्शन का फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस के मेजर्ड वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू आपकी ज्यादा है मेजर्ड वैल्यू से, तो मेजर्ड डिस्टेंस विल बी लेस देन द एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है, तो बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 150 करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मवर्क फॉर द आरबी एंड द आरबीसी फ्लोर और रूफ शैल नॉट बी रिमूव्ड बिफोर द आफ्टर लेइंग, ठीक है, यदि मैं फॉर्मवर्क की बात करूंगा आरबी और आरबीसी फ्लोर में, तो मिनिमम हम जो यूज करते हैं इसके लिए आप IS कोड जो हम यूज करते हैं 10440 यूज करते हैं, वह लिखा हुआ भी यहाँ पे, उसके लिए आप बोलते हैं कि यदि आपका फ्लोर है या फिर आपकी रूफ है तो 14 डेज के लिए तो करो ही फॉर्मवर्क, ठीक है, फॉर्मवर्क को हम 14 डेज के लिए रिमूव नहीं करेंगे। सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो पेपर इज मॉडरेट, और यदि आपके 150 में से 90 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो यू आर सेफ, काफी सही मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है, तो 90 से 100 के बीच में तो आपके होने चाहिए, यदि आप जनरल कैटेगरी में हो तो इतने तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका पेपर, इसमें मेरे से 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं बना नहीं पाया हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया मुझे, बट जैसे टाइम मिलेगा तो मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको दे दूंगा।
ओके, कोई गलती हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपकी उस क्वेरी को दूर कर दूंगा, ठीक है। और साथ में जो बच्चे राजस्थान जेई के हैं उनके लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, इसमें ऑल फॉर्मूला रिविजन और कॉन्सेप्ट है वन लाइनर, वो आपके लिए कल से लॉन्च हो गया। आप एवएग्जाम की वेबसाइट avexam.org पे जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।